हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजू एनके। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, जो हेनरी फियोल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हर एक प्रिंसिपल को एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेन करके पूरे 14 प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में 14 प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पर लागू हो सकते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करने के बाद में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सक्सेस तक पहुंच सकता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स होता है कि जैसे हर एक बंदे को, हर एक वर्कर को, हर एक सबॉर्डिनेट को मैनेजर अलग अलग काम बांट दिया जाए। जैसे कि कोई अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट्स का काम दिया जाए, जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है तो उसको प्रोडक्शन का काम दिया जाए, जो वर्कर, जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उस तरीके का, उसी हिसाब का काम दिया जाए, उसको काम को डिवाइड कर दिया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल रहता है उसको कॉमनली अचीव कर सके, अच्छे से अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सके। क्योंकि हर एक बंदे को अपना अपना अलग अलग काम दिया जाए तो हर बंदा जो जिस काम में माहिर है वो अपना काम अच्छे से इफ़िशिएंसी तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है उस काम को पूरा करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के साथ में हमको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई काम पूरा करने के लिए दिया और मुझे कुछ अथॉरिटी नहीं है तो मीन्स मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊँगा। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी है तो मुझे कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर्स भी देने चाहिए ताकि मैं उसको पूरा करने के लिए उस पावर को यूज़ कर सकूं। उसी तरीके से अगर मुझे कुछ पावर दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है तो उस पावर का मैं मिसयूज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हेनरी फियोल्स बोलते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल रहने चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के हिसाब से उसको पावर और अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। तो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के पॉइंट को हम एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे, जैसे कि डिसिप्लिन हम बचपन से लेकर अपनी पूरी लाइफ में डिसिप्लिन को ही सीखते आ रहे हैं। जैसे कि डिसिप्लिन अपने एक कॉमन इंडिविजुअल भी होना चाहिए और मैनेजर से थ्रू भी होना चाहिए, अपने जॉब को लेकर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लिहाज से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। प्रॉपर तरीके से काम पे मतलब प्रॉपर तरीके से जॉब पे अपने टाइम से आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, अपने मैनेजर्स की बातों को मानना चाहिए, और जिसने टाइम का काम है उतने टाइम को अच्छे से करना चाहिए, टाइम पास वगैरह नहीं करना चाहिए उधर। मतलब टोटली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो जो डिसिप्लिन है, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस जो दी जाती है मैनेजर ऊपर अपर अथॉरिटी से दी जाती है, वो सारी गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से मान कर चलने के लिए उसको दैट मीन्स डिसिप्लिन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हर किसी को मेंटेन करना चाहिए। दैट उसके बाद में आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि जो भी वर्कर है, जो भी सबॉर्डिनेट है, उसको कमांड एक मैनेजर से ही मिलना चाहिए। अगर दो दो तीन तीन मैनेजर उसको कमांड देते जाएंगे तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं उसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं, कौन से मैनेजर की मानूं। तो कभी भी मैनेजमेंट में जो यूनिटी ऑफ कमांड है, मीन्स उसको जो ऑर्डर मिल रही, वो ऑर्डर उसको एक ही बंदे से, एक ही मैनेजर से मिलना चाहिए। तो वो प्रॉपर तरीके से उसका कंसंट्रेशन अपने काम पर प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। अगर उसको दो दो तीन तीन 10 10 लोग अगर उसको ऑर्डर देंगे तो देर से कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा और वो पूरा पागल हो जाएगा, अब काम ही नहीं कर पाएगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में नाकाम हो सकती है। तो इस वजह से यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ऑर्डर के अंदर उसके अपने वर्कर एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने के लिए मैनेजर कोई भी एक प्रॉपर तरीके से यूनिटी होनी चाहिए, एक कमांड में मतलब एक लाइन में रहनी चाहिए, कोई भी एक ही बंदा उसको ऑर्डर दे, इस तरीके से रहना चाहिए। अभी एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जिस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड है,
तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी ऐसा ही है। कोई भी मैनेजर, एक ही मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो हर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में बोले कि हमारा गोल एक ही है, हमको अपने काम की तरफ ही ध्यान देना है। हर एक पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बंदे हैं, उनके जो मैनेजर के सबॉर्डिनेट है, उन सबको साथ में लेकर, उन सबको एक साथ में कोऑर्डिनेट कर कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक गोल के ऊपर फोकस करने के लिए उनको डायरेक्शन देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस तरीके से काम को आगे बढ़ाओ, इस तरीके से काम को आगे लेके चलो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। जो मैनेजर है, मैनेजर को इस तरीके से अपने सबॉर्डिनेट को समझाना चाहिए, इस तरीके से अपने सबॉर्डिनेट के साथ में रहना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आपका ये जो आप काम कर रहे हो, जैसे आप अपने अकेले के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अकेले एक वर्कर नहीं, आप पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब उसको एहसास दिलाना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मेरे ऊपर ही चले। मतलब उसको एहसास दिलाना है कि उसके अकेले का इंटरेस्ट नहीं है, वो उसके पूरे जर्नल इंटरेस्ट है, पूरे जो आपका इंटरेस्ट है, जैसा आपको लग रहा है वैसा ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है। तो उसको समझाना चाहिए कि मतलब एक जैसे वो सुस्ती ना करे, जैसे काम चोरीपना होता है ना, जैसे काम चोरीपना करना, सुस्ती करना, डिले करना, बस मेरे को तो इतना ही काम करना है, मेरे को तो बाकी नहीं काम। तो उसको समझाना कि आपका अकेले का इंटरेस्ट नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो उसके अकेले इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है कि भाई वो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा तो सुस्ती नहीं करेगा, काम अच्छे से करेगा, डिले नहीं करेगा। जितना उसने, अगर उसके वर्किंग आवर में अगर वो जितना काम करता है उससे पहले से ही काम करता है तो एक्स्ट्रा भी काम करेगा, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट भी करेगा, उसको एक आगे से मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि नॉर्मली आप सब लोग जानते ही है कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर एक चीज़ का सेंट्रलाइजेशन रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलती है। ये फैक्ट है, ये हर किसी को पता है, और हेनरी फियोरस ने भी वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। बट कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, इतनी लार्ज होती है, इतनी बड़ी होती है कि सेंट्रलाइजेशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। एक बंदा अकेला जिसके पास में पूरे ग्लोबली उसका बिजनेस एक्सपांड रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हर एक जगह के बिजनेस को एक अपने अलग मैनेजर को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसको पूरे बिजनेस को, एक्टिविटी को देखने के लिए उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पर हेनरी फियोरस में बताया है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को दोनों को एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही रखना चाहिए। अगर छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको सेंट्रलाइजेशन रखना है, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसेंट्रलाइजेशन भी रख के एक प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्डर में रख कर चल सकती है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से बताता है। तो अभी इसके बाद में अभी हम लोगों ने देखा, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्कालर चेन। स्कालर चेन मीन्स, देखिए स्कालर चेन मीन्स होता है जैसे कि अब एक मैं अकेला मैनेजर हूँ, इसमें एक सिस्टम होता है, एक फ्लो होता है। अगर मुझे अब ये समझो ये परचेस डिपार्टमेंट है हमारा, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, एक एग्जांपल के तौर पे। तो मेरे नीचे 2 बंदे होंगे, मैं उनको ऑर्डर दूंगा, उनके नीचे 2 बंदे होंगे, वो उनको ऑर्डर देंगे। इस तरीके से वो ये वाला स्टेप ऐसे ऑर्डर बाय ऑर्डर देगा, ये वाला स्टेप एक ऑर्डर बाय ऑर्डर देगा। सेंटर मैनेजर कौन हूँ, मैं हूँ, मैंने इनको ऑर्डर दिया, मैंने इनको ऑर्डर दिया, मतलब सेल्स वाले को अलग ऑर्डर दूंगा और इसको अलग ऑर्डर दूंगा, मतलब यहाँ से चल रहा है ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ से जो लोअर ऑर्डर रहेगा, लोअर जो अथॉरिटी रहेगी उसको अगर देना है तो वो उसके ऊपर वाले को देगा, फिर वो उसके ऊपर वाले को देगा, फिर देन उस तक आएगा, मतलब मैनेजर तक आएगा। इस तरीके से फोर्स है। अगर इस बंदे को डायरेक्टली इससे काउंट, तो ये इस तरीके से पहले इसको बताएगा, फिर इस बंदे को बताएगा, फिर मुझे बताएगा, फिर मैं इनको बताऊंगा, फिर ये इसके नीचे को, इस तरीके से फ्लो चलता है, एक सिस्टम चलता है। दैट मीन्स ए स्कालर चेन। बट हेनरी फियोरस ने एक मतलब जैसे इमरजेंसी में, जैसे कि लोअर डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली परचेज डिपार्टमेंट से कुछ काम है, इमरजेंसी है, तो वो डायरेक्टली उससे इस कांटेक्ट कर सकता है। तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, एक इमरजेंसी ब्रिज करके बनाया उसके बीच में, कि इमरजेंसी के वक्त वो गैंग प्लान करके वो पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में वो डायरेक्ट सेल्स, मतलब ये वाले डिपार्टमेंट्स का दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके, वहाँ पर स्कालर चेन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर।
ऑर्डर, ऑर्डर से मीन्स ऑर्डर एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि बताता है कि हमको हर एक चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम से रखना चाहिए, कोई भी डिसऑर्डर में नहीं रखना चाहिए। अगर जिस तरीके से मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को एकदम एक प्रॉपर तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट हर एक असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। हर एक चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर से एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफ़ेक्टिवली और आसानी से अचीव हो सकता है। तो ऑर्डर भी हो गया। देन इसके बाद में आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि एक नॉर्मल सी ज़िंदगी में भी और एक बिजनेस के अंदर भी हर एक जगह पर एक कॉमन तरीके से एप्लीकेबल है। जैसे एक इक्वेलिटी होता है और एक इक्विटी होता है। इक्वेलिटी मीन्स होता है सबके साथ में इक्वल व्यवहार, सबके साथ में इक्वल व्यवहार मीन्स वहाँ पर मैनेजर हो या लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो या फिर सबसे अपर लेवल का क्लार्क हो, उससे भी बड़ा मैनेजर हो, मैनेजर से भी बड़ा, सबको एक लेवल पे देना। मीन्स अगर सबको 10,000 पेमेंट देना है तो सबको, मैनेजर को भी उतना ही, लोअर लेवल एम्प्लॉय को भी उतना ही, उसके ऊपर वाले एम्प्लॉय सबको, दैट मीन्स इक्वलिटी। इसको बोलते हैं इक्वलिटी, जो कि प्रॉपर नहीं है। और इक्विटी हमको ये बताता है कि जिस बंदे के पास में जैसा टैलेंट है, उसके पास में वो जिस तरीके से उसकी डिग्निटी है, जिस तरीके से उसके एक्सपीरियंस है, उसको उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दिया जाए, उसको उस हिसाब से रेम्यूनरेशन वगैरह, उसके हिसाब से कामर एम्प्लॉय सैलरी वगैरह, उसको रिस्पेक्ट, उसको डिजिग्नेशन सारी उस तरीके से दिया जाए। दैट मीन्स अ इक्विटी, दैट मीन्स अ इक्विटी। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जिस तरीके से आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे एम्प्लॉय जब जॉब पर लगता है तो उसको कितने प्रोसेस को पार करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, रिज्यूम वगैरह को अच्छे से देना पड़ता है, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, सेकेंड राउंड, देन उसके बाद में ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में सारी ओरिजिनली प्रैक्टिकली पूरे उसको ऑर्गेनाइजेशन को देखना, प्रैक्टिस करना। ये सारी प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है जब एक बंदे को और जब एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम पर आता है। तो इतना प्रोसेस पास करने के बाद में, आने के बाद में हम उसको अगर थोड़ा सा टाइम दे और उसको ज़्यादा टाइम ना दे ऑर्गेनाइजेशन में घुल मिलने के लिए, तो उसके साथ में अनफेयर होगा। तो इसलिए उसको एक प्रॉपर तरीके का टाइम गैप दिया जाए, उसको एक कुछ टाइम दिया जाए अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक अपनी सर्विस को दे सके। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देन इसके बाद में आता है इनिशिएटिव, जिसके बाद में आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स हर एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट को उनके हिसाब से, जिस लेवल पे वो काम करे उनके उस लेवल के हिसाब से, उसकी अथॉरिटी के हिसाब से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमको हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक सबॉर्डिनेट को, हमको मीन्स मैनेजर को उसको चांस देना चाहिए, उसको इनिशिएटिव देना चाहिए कि आपके आइडियाज़ हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। आपको कैसा लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। समझो वो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग उससे सजेशन ले सकते हैं, ताकि उससे उसको इनिशिएटिव मिलेगा कि भाई मेरा बॉस मेरे बारे में सोच रहा है, हम लोगों को इक्वल मानता है, उनके अंदर एक फ्रेंडली व्यवहार आएगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पाने के लिए होगा। और कभी भी याद रखना, जिस कभी ऑर्गेनाइजेशन में एक फैमिली जैसा माहौल रहता है, जहाँ पर वर्कर अपने आप को नौकर, वर्कर, एम्प्लॉय नहीं समझते, वो खुद सोचते कि हमारी फैक्ट्री, हम काम कर रहे हैं खुद, जितना काम कर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, बहुत अच्छे से उसके सक्सेस तक वो पहुँच सकता है। तो ऐसा ही मैनेजर को इनिशिएटिव करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको रेम्यूनरेशन को, उसको इंसेंटिव वगैरह देकर उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स एक फ्रेंच वर्ड है, मीन्स होता है टीम स्पिरिट। तो मैनेजर को हर एक एम्प्लॉय को लेकर अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, जिस एम्प्लॉय को दिक्कत आ रही हो उसको बताना चाहिए, आपस में तालमेल उनको बना के रखना चाहिए, उनको अंदर ये भावना डालनी चाहिए कि आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सबके साथ में भाईचारे के हिसाब से काम करना है, नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में जलन पैदा हो जाती है। कोई अच्छा काम करता है तो छोटा वाला जो दूसरा एम्प्लॉय है वो उससे जलना चालू कर देता है। एक
चिढ़ की भावनाएं पैदा होती है। तो एस मैनेजर को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय के साथ में बैठकर बातचीत करना चाहिए, देखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ आपस में उनका रिलेशन कैसा है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन वगैरह किस तरीके से कर रहे हैं। ये नेक्स्ट आता है, लास्ट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय मीन्स जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, जितने भी बंदे और जो भी सबॉर्डिनेट मैनेजर के नीचे सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय को सफिशेंट जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से उसके पास में टैलेंट है, जिस तरीके से वो वर्क हार्ड कर रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उस तरीके से वेजेस दिया जाए, उस तरीके से सैलरी दिया जाए, उस तरीके से उसको मतलब फैसिलिटी दिया जाए, जिस तरीके से बोलते हैं ना, उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, तो जिससे क्या होता है कि उसको एक इनिशिएटिव पैदा होगी, उससे जिससे उसको काम करने की दिलचस्पी पैदा होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन में दिल लगाकर काम कर सकता है। तो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय मीन्स प्रॉपर तरीके से एक फेयर वेजेस और सैलरी उसको देना चाहिए, उसके डिग्निटी, उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से। तो होल एंड सोल हम लोगों ने आज यहाँ पर 14 प्रिंसिपल पूरे एक साथ में अच्छे से देख लिए। होप कि आप लोगों को ये 14 प्रिंसिपल जो कि है वो आपको सबको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या छोटा ऑर्गेनाइजेशन ही इसको यूज़ कर सकता है। अगर नॉर्मल बंदा, जो बंदा अपने लाइफ में बहुत सी परेशानियों को सफ़र कर रहा है, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये 14 प्रिंसिपल अगर उसकी अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकता है, जिससे वो अपने लाइफ की सारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।